हाँ जी, देखो अगली जो थ्योरम है हमारे पास वो क्या है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। तो समझते हैं पहले, ये वैसे मैंने डायग्राम तीनों बना रखे हैं बट मैं आपको अलग से दिखाता हूं। पहले ये सर्कल है, मैंने ये ले ली, ये मैंने ले ली पी क्यू, एक आर्क ले ली, ये पी क्यू आर्क, ठीक है। ये जो आर्क है ये सेंटर के साथ कितना एंगल बना रही है, पी ओ क्यू एंगल बना रही है। आर्क सेंटर के साथ एंगल बना रही है ये वाला, समझ में आ गई मेरी बात। वो कह रहा है कि जो आर्क सेंटर के साथ एंगल बना रही है वो डबल होगा किसका, जो रिमेनिंग आर्क बची उस पर कोई पॉइंट ले लो और उस पॉइंट को इसी आर्क से ज्वाइन कर दो, इसी आर्क के एंड से ज्वाइन कर दो, और जो ये वाला एंगल बना, ये वाला एंगल इससे डबल है, मतलब पी ओ क्यू एंगल इज ट्वाइस ऑफ एंगल पी ए क्यू। ये मुझे प्रूफ करना है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? आर्क सेंटर के साथ जो एंगल बना रहा है वो डबल होगा किससे, रिमेनिंग आर्क पर किसी पॉइंट से जो वो आर्क एंगल बना रहा है, वही सेम आर्क पॉइंट के साथ एंगल कौन सा बन रहा है, रिमेनिंग आर्क पर पॉइंट ले लिया ए, इसके साथ ये सेम आर्क कौन सा एंगल बना रही है, ये वाला एंगल पी ए क्यू, ठीक है। तो ये पी ओ क्यू एंगल को ट्वाइस ऑफ एंगल पी ए क्यू मेरे को प्रूफ करना है। पी ओ क्यू एंगल इज ट्वाइस ऑफ एंगल पी ए क्यू प्रूफ करना है। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद मैंने इसको प्रूफ करने के लिए कंस्ट्रक्शन से एक ए को मैंने ओ से ज्वाइन कर दिया एक तो, ठीक है, पॉइंट पी, और ये बी तक ज्वाइन एक्सटेंड कर दिया। कहां तक ज्वाइन कर दिया? बी तक ज्वाइन ए टू। और आपने ज्यादा तीन केसेस हैं, वो मैं तीन केसेस बता रहा हूं कैसे कैसे मैंने लिए हैं, ठीक है। ये आर्क अगर आप ध्यान से देख रहे हो, ये मैंने पहले माइनर आर्क लिया, मतलब छोटी आर्क, फिर मैंने ली डायामीटर सेमी सर्कल के अंदर जो ये आर्क है ना, देखो ऊपर वाली आर्क, ऊपर वाली आर्क पी ए क्यू आर्क, और जो है नीचे से आर्क अगर हम देखें तो बराबर होगी ना इन दोनों की लेंथ। इसमें ये वाली आर्क छोटी है और रिमेनिंग आर्क बड़ी है। इसमें नीचे से आर्क देखो पी ओ क्यू की, नीचे से आर्क देखो और ऊपर से आर्क देखो, दोनों क्या है, बराबर। इसमें देखो जो नीचे वाली आर्क है बड़ी होगी और ऊपर वाली आर्क छोटी होगी। तीन केस हो गए, पहले पीओ क्यू आर्क छोटी थी, फिर पीओ क्यू आर्क और ऊपर वाली आर्क बड़ी हो गई, फिर पीओ क्यू आर्क जो नीचे वाली आर्क थी वो बड़ी होगी एज कंपेयर टू रिमेनिंग वाली आर्क से। समझ में आ गया? तीन केस कौन कौन से हैं? पहले में पीओ क्यू आर्क छोटी है, नीचे वाली आर्क छोटी है और रिमेनिंग आर्क बड़ी है। इसमें जो नीचे वाली आर्क और जो रिमेनिंग आर्क है वो बराबर है। और तीसरा केस है इसमें जो नीचे वाली आर्क है वो बड़ी हो गई रिमेनिंग वाली आर्क से, है ना। इस तरीके से डायग्राम बनाया है, ठीक है। तो अब मेरे को फाइनली प्रूफ करना है पीओ क्यू एंगल इज ट्वाइस ऑफ एंगल पी ए क्यू। और इसके लिए मैंने कंस्ट्रक्शन से ए को ओ से ज्वाइन करते हुए उसको एक्सटेंड कहां तक कर दिया, बी तक एक्सटेंड कर दिया। इतना ओके हो गया काम। अब देखो, अब स्टार्ट करते हैं प्रूफ। प्रूफ में सबसे पहले मैं ना यहाँ पे कोई एंगल का नाम देता हूँ, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 6, ठीक है। अब इस ट्राइंगल को देखो जरा, ए ओ पी, ए ओ पी। इन ट्राइंगल ए ओ पी के अंदर अगर मैं देखूं, ए ओ और ओ पी क्या है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ए और ओ पी क्या है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल है, तो ये इक्वल हो गए। ये क्या हो गए, इक्वल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। अब ए ओ अगर ओ पी के बराबर है तो एक ट्राइंगल में अगर दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट दो एंगल भी इक्वल होते हैं। तो ए ओ के अपोजिट एंगल 3 और ओ पी के अपोजिट एंगल 1, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 भी हो जाएगा। हो जाएगा कैसे बोलोगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, आर इक्वल टू ईच अदर। एंगल 1 एंगल 3 के बराबर आ गया। सिमिलरली अगर मैं ए ओ क्यू ट्राइंगल लूं, ए ओ क्यू ट्राइंगल लूं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए और ओ क्यू बराबर हो जाएगा। तो हमारा इसके अपोजिट कौन से दो एंगल है, एंगल 2 एंगल 4 के बराबर हो जाएगा, है ना। तो सिमिलरली आप ये भी लिख सकते हो
कि एंगल 2 एंगल 4 के बराबर भी हो जाएगा। हो जाएगा? इतना ओके है? इतना किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो पूछ सकता है। ठीक है, आगे सारे बच्चों को समझ में? आगे बढ़ते हैं। अब ये दोबारा से मैं एक बड़ी डायग्राम बना देता हूं, जिससे कि हमारे को बार बार देखनी ना पड़े। कौन कौन से एंगल लिए हैं? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 5 6। ठीक है, एक बना देता हूं। अच्छा, एक तुमने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, शॉर्ट फॉर्म में EAP कहते हैं। देखो, एक तो कहते हैं ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के अंदर जो 3 एंगल है उनको कहते हैं इंटीरियर एंगल। ये क्या है? ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल। अगर मैं इसको बढ़ा देता हूं, इन सबको ये बढ़ा देता हूं, इधर से बढ़ा दूंगी, तो ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल हो गया। ये वाला ट्राइंगल से बाहर है ना, ये भी एक्सटीरियर हो गया, ये भी एक्सटीरियर हो गया, है ना? तो पहले तो ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल देखने आने चाहिए। एक बात आगे, एक्सटीरियर एंगल देखने समझ में आगे? ये एक्सटीरियर एंगल ट्राइंगल के देखो बाहर है, यहां से अगर मैं इस साइड को बढ़ाऊं तो ये भी एक्सटीरियर एंगल है, इस साइड को बढ़ाऊं तो ये भी एक्सटीरियर एंगल है। समझ में आ रही है मेरी बात? अब एक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है, जैसे मान लो ये इसकी बात करता हूं, एंगल 1 है ये, ठीक है? जो एंगल 1 होगा वो क्या होगा, इसके साथ जो इंटीरियर एंगल होगा उसको छोड़ दो, वो बचे हुए 2 इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। एंगल 1 किसके बराबर होगा? एंगल 2 प्लस एंगल 3 के बराबर। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? क्लियर है? कोई भी एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो ऑपोजिट 2 इंटीरियर एंगल के सम के बराबर आएगा, उसके जो साथ वाला इंटीरियर एंगल है उसको छोड़ दो, बचे हुए 2 इंटीरियर एंगल के सम के बराबर आएगा। जैसे अगर मैं कहूं जी ये 4 है एक्सटीरियर एंगल, तो ये 4 के साथ इसको छोड़ दो 3 और ये 5 ले लो, तो ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से एंगल 4 किसके बराबर होगा? 3 प्लस 5 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 3 प्लस 5 के बराबर होगा बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्या कहते हो? सही है बात? आ गया समझ में? आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको बता दिया क्योंकि अब ये लगने वाला है, ठीक है, इस थ्योरम के अंदर। जिसको नहीं भी पता था तो अब पता चल गया होगा। अब देखो, यहां पर अगर मैं AOP ट्राइंगल लूं, AOP, ध्यान से देखना, इस AOP ट्राइंगल के अंदर जो 5 एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल है ना AOP ट्राइंगल का, तो इस 5 जो ये 5 होगा किसके बराबर होगा? 1 प्लस 3 के बराबर। तो इन ट्राइंगल AOP के अंदर एंगल 5 जो हुआ वो एंगल 1 प्लस एंगल 3 के बराबर हुआ बाय E एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, शॉर्ट फॉर्म में E.A.P बोलते हैं। ठीक है जी, इसके बाद चलते हैं जी, 5 1 और 3 के बराबर है। अच्छा जी, देखो 3 की जगह पे मैं 1 लिख सकता हूं क्योंकि मैंने 3 को 1 के बराबर प्रूफ किया था, करा था ना। अब आपको कोई सर 3 को ही आपने 1 के बराबर क्यों प्रूफ पुट किया यहां पर? क्योंकि मुझे जो एंगल चाहिए 2 प्रूफ में एंगल, वो ये वाला एंगल चाहिए, तो इसमें 1 चाहिए। 3 का मेरे 2 प्रूफ में कोई काम नहीं, तो मैंने इस 3 की जगह पर क्या लिख दिया? 1 लिख लिया। एंगल 1 प्लस एंगल 1 ट्वाइस ऑफ एंगल 1, ये आ जाएगा मेरा एंगल 5, ये आ जाएगा मेरा एंगल 5 की वैल्यू आ जाएगी ट्वाइस ऑफ एंगल। सिमिलर एंगल 5 किसके बराबर है? ट्वाइस ऑफ एंगल 1। सिमिलरली अगर इसमें भी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाऊं, किसमें? AOQ में, तो सिमिलरली करके हमारा AOQ के अंदर, इन ट्राइंगल AOQ के अंदर, AOQ के अंदर एंगल 6 जो होगा वो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 होगा। ट्वाइस ऑफ एंगल 2 अगर आप करना चाहते हो कर भी सकते हो पूरा, है ना? वही एंगल 6 क्या दिखाओगे? 2 प्लस 4, फिर 4 को किससे रिप्लेस कर दोगे? 2 से, तो एंगल 6 कितना आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ एंगल 2 आ जाएगा। क्लियर हो गया? इसको इक्वेशन 2 दे दो। अब इन दोनों इक्वेशन को कर दो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। अब क्यों कर रहे हैं हम ऐड? अब क्यों कर रहे हैं ऐड? क्योंकि देखो, हमारे को प्रूफ करना था, हमारे को क्या प्रूफ करना था? POQ एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल PAQ, यही करना था ना। तो POQ एंगल कैसे बनेगा? 5 में 6 ऐड करके, और PAQ एंगल कैसे बनेगा? 1 में 2 ऐड करके। इसीलिए मैंने 5 में 6 ऐड करना है और 1 में 2 ऐड करना है, तभी मेरा 2 प्रूफ आएगा। तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, एंगल 5 में एंगल 6 ऐड कर दिया, एंगल 5 में एंगल 6 ट्वाइस ऑफ एंगल 1,
प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 2, ये वाला एंगल इसमें ऐड कर दिया, है ना। यहां पे मैंने 2 ले लिया कॉमन, ये कितना आ जाएगा, 2 कॉमन लेने के बाद एंगल 1 प्लस एंगल 2 और एंगल 5 प्लस एंगल 6 की अगर मैं बात करूं तो वो क्या बन गया, POQ एंगल बन गया। और एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके बराबर आ गया, PAQ एंगल आ गया। 2 का 2 एज इट इज, ये आ जाएगा एंगल PAQ आ जाएगा। तो POQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल PAQ मैंने प्रूफ कर दिया। ठीक है जी। अब मैंने आपको बताया थे 3 केस, आ गया समझ में सारे बच्चों को। अब मैंने इसके 3 केस बताए थे आपको, तो इसमें पहले दो केसों के लिए तो यही प्रूफ चलेगा, सब कुछ पहले 2 केसों के लिए जितना कर दिया उतना चलेगा। तीसरे केस में अगर देखो रिफ्लेक्स, ये जो एंगल है ये बाहर वाला एंगल, ये एंगल POQ एंगल का रिफ्लेक्स एंगल है ना। ये वाला एंगल क्या है, अंदर वाले POQ एंगल का क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है। तो इस एंगल को मैंने लिखना क्या है, करना क्या है, इन केस अगले पेज पे चल लेते हैं। इन केस 3, जो हमने केस 3 में फिगर बनाई है उसके अंदर जो POQ एंगल है, जो ये वाला एंगल है POQ एंगल, ये वाला एंगल क्या है, POQ एंगल तो अंदर वाला है, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, POQ का रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स कैसे, आपको पता कोई भी एंगल जो होता है अगर उसमें से अगर मैं 360 माइनस कर देता हूं, किसी भी एंगल को 360 में से माइनस कर देता हूं तो उसका रिफ्लेक्स आ जाता है। जैसे मैंने बोला 150 का रिफ्लेक्स एंगल क्या है, तो आप क्या करोगे 360 माइनस 150 210। किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना है तो उस एंगल को किस में से माइनस करोगे, 360 में से। तो अगर ये वाला मैं कहूं ये वाला एंगल कितना है, तो आप क्या करो 360 में से इस वाले एंगल को क्या कर दो, माइनस। तो क्योंकि ये वाला एंगल बड़ा हो गया ना, अब ये वाला एंगल क्या हो गया, सेंटर वाला एंगल बड़ा हो गया, तो ये रिफ्लेक्स एंगल बन गया। तो इसमें हमने चेंज क्या करना है केस 3 के अंदर, इसमें 360 माइनस एंगल POQ इज ट्वाइस ऑफ एंगल PAQ। जो POQ की जगह पर आपने क्या लिखना है, 360 माइनस एंगल POQ। आपने यहाँ पे क्या प्रूफ किया, POQ इज ट्वाइस ऑफ PAQ ना, बट यहाँ पे जो थर्ड केस था वो रिफ्लेक्स ऑफ POQ एंगल बन गया था, तो 360 में से POQ को माइनस करके लिख दिया। ये थर्ड केस में ये निकाला हमने प्रूफ।